14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के वाहनों पर हमला हुआ। 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। लोकसभा चुनावों का प्रचार शुरू हो चुका था। सुरक्षाकर्मियों की शहादत का चुनावी नारों में इस्तेमाल हुआ। बीजेपी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो सीआरपीएफ सुरक्षाकर्मी जिनका चुनावी नारों में इस्तेमाल हुआ, वे सुरक्षाकर्मी जो हैं वो परेशान हैं, तकलीफ में हैं। बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन हो या देश के अंदर नक्सलों से संग्राम, किसी दंगे की स्थिति हो या चुनाव, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तत्पर रहता है। आप ये सोचकर हैरान होंगे, 24 घंटे 7 दिन मौत के खतरे के साए में रहते हुए भी फील्ड ऑपरेशंस में लगे रहने वाले सीएपीएफ के लोगों के प्रमोशन का स्कोप लिमिटेड है। कारण है सीएपीएफ में शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों का दबदबा। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबत एक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीएपीएफ का कैडर रिव्यू करे ताकि प्रमोशन में जो जड़ता है उस स्थिति को एड्रेस किया जा सके। आईपीएस के डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए। सीएपीएफ के ग्रुप ए ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस में माना जाए। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की कम से कम 8 सीनियर पोजीशंस पर आईपीएस की नियुक्ति की है। मतलब साफ है, सरकार सीएपीएफ में आईपीएस के दबदबे को कायम रखना चाहती है। लेकिन क्यों? क्या सरकार सीएपीएफ के अधिकारियों को सीनियर पोजीशंस के लिए नाकाबिल मानती है? क्या सीएपीएफ के लोग केवल बलिदानों के लिए हैं और चुनावों में प्रचार बनने के लिए? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ में शामिल हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल और सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन बलों की जिम्मेदारी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन तक, चुनावों में ड्यूटी से लेकर दंगों पर काबू पाने तक की होती है। लेकिन इनका ढांचा एकदम अलग है। ये मिलिट्री जैसी ड्यूटी करते हैं लेकिन सेना नहीं है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम पुलिस भी नहीं है। सीएपीएफ के कैडर अफसरों की नियुक्ति यूपीएससी की परीक्षा पास करके होती है। ग्रुप ए सेवा के अधिकारी होते हैं ये लोग, यानी जिस कैटेगरी में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे पद आते हैं। लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और यही सबसे बड़ी समस्या है। एक सीएपीएफ अफसर को पहली प्रमोशन पाने में कई बार 12 से 15 साल तक लग जाते हैं, जबकि सेना, आईएएस या आईपीएस अफसरों को पहले 4-5 सालों में ही प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है। यानी ट्रेनिंग से निकलने के बाद जब एक आईपीएस अधिकारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी बन चुका होता है, उस वक्त भी सीएपीएफ का अफसर उसी रैंक पर होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यह अंतर सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा पहलू है डेप्यूटेशन, यानी किसी एक फील्ड के अधिकारी को दूसरी जगह भेजना। सीएपीएफ में कई उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होती है, यानी जिन बलों में पहले से हाईली क्वालिफाइड कैडर ऑफिसर मौजूद हैं, वहां सरकार उनका प्रमोशन करने के बजाय बाहर से आए अफसरों को बैठा देती है। इसी वजह से सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस ढांचे में सुधार की मांग कई सालों से चल रही थी, जिसमें मांग है कि सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज यानी ओजीएएस का पूरे तरीके से दर्जा मिलना चाहिए। इसी को लेकर 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ के अफसरों के हक में एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि सीएपीएफ को अब पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज यानी ओजीएएस के तहत माना जाए। इस लाइन का मतलब था कि सीएपीएफ अफसरों को भी वही पेशेवर सम्मान, आर्थिक लाभ और प्रमोशन स्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे अधिकारियों को मिलता है। कोर्ट ने इसके लिए साफ समय सीमा भी तय कर दी, 6 महीने। इस फैसले में एक और बड़ी बात कही गई कि सीएपीएफ में जो अफसर आईपीएस डेप्यूटेशन के जरिए आते हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम की जाए और अधिकतम सेवा अवधि केवल 2 साल रखी जाए। इसका मतलब यह था कि डीआईजी से लेकर आईजी स्तर तक सीएपीएफ में जो पोस्ट अक्सर आईपीएस अधिकारियों को दी जाती थी, अब वो भी धीरे धीरे कैडर अधिकारियों को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीएपीएफ में जो रिक्रूटमेंट रूल्स और सर्विस रूल्स हैं, उन्हें भी अब ओजीएस के मानकों के मुताबिक संशोधित किया जाए। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएपीएफ के अफसरों को उनके बारे में होने वाले हर फैसले में सीधी भागीदारी दी जाए।
यानी चाहे वो सर्विस रूल्स हो, प्रमोशन की प्रक्रिया या कैडर रिव्यू, हर जगह इनकी मौजूदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को लेकर सीएपीएफ अफसरों में उम्मीद जगी कि शायद अब उन्हें भी बराबरी का दर्जा मिलेगा जैसे बाकी ग्रुप ए ऑफिसर्स को मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस फैसले को सीएपीएफ के हजारों कैडर अफसर एक नई सुबह मान रहे थे, उसी फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। यानी सरकार अब खुद सुप्रीम कोर्ट से कह रही है, जो आपने फैसला सुनाया था उसे फिर से सोचिए। अब सवाल उठता है कि क्यों सरकार सीएपीएफ के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज सर्विसेज का दर्जा नहीं देना चाहती? क्यों आईपीएस अधिकारियों को सीएपीएफ के शीर्ष पदों पर बैठाए रखना चाहती है? क्या इसलिए क्योंकि आईपीएस अधिकारियों की तैनाती आम जगहों पर होती है, ब्यूरोक्रेसी में तुलनात्मक रूप से अच्छा नेटवर्क होता है, या फिर इसलिए क्योंकि सरकार एलिटिज्म के विचार से ग्रस्त है? हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सरकार सीएपीएफ के मामले को लटका रही हो। इससे पहले भी जब साल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ को ग्रुप ए का दर्जा दिया था, तो सरकार ने उस पर भी अमल करने में 4 साल लगा दिए और साल 2019 में सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों को ग्रुप ए का दर्जा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद सीएपीएफ के अधिकारियों को पूरी तरह से एनएफएफयू का लाभ नहीं दिया गया। एनएफएफयू यानी नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसे साल 2006 में छठे वेतन आयोग में लागू किया गया था। एनएफएफयू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के लिए होता है। एनएफएफयू का मकसद था कि अगर कोई अफसर प्रमोशन नहीं पा रहा है तो भले ही उसका पद बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कम से कम वेतन बढ़ता रहे और बाकी सुविधाओं का भी नुकसान ना हो। यानी प्रमोशन भले ना हो, लेकिन सैलरी और भत्ते बढ़ते रहे। जब एनएफएफयू का सिस्टम आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लागू हुआ, तो वहां सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से हो गया। वो जीएस मिल गया, एनएफएफयू भी मिल गया और सर्विस का नाम तक बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज यानी आईआरपीएफएस कर दिया। लेकिन सीएपीएफ में कोर्ट के उसी ही आदेश की आधी अधूरी व्याख्या और एनएफएफयू बस गिने चुने अफसरों को, यहां तक कि जिन अफसरों को एनएफएफयू का फायदा दिया भी गया वो टुकड़ों में। एक बड़ी आबादी आज भी इससे पूरी तरीके से वंचित है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इंटर स्टेट ऑपरेशंस में आईपीएस की भूमिका कोऑर्डिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी मानना है उनका कि प्रशासनिक अनुभवों और इसमें एक्सपर्टीज के कारण आईपीएस अधिकारियों को वरीयता दी जाती है सीएपीएफ में शीर्ष पोजीशंस पर। सीएपीएफ से जुड़े लोगों का क्या कहना है? वो कहते हैं कि मामला एक्सपर्टीज का नहीं है, बल्कि नीयत का है। अमेरिका के यूएस बॉर्डर पेट्रोल में लीडरशिप कैडर ऑफिसर्स के पास ही होती है, भारत में क्यों नहीं हो सकती? सीएपीएफ का काम अक्सर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज और हाई रिस्क एरियाज में होता है। सीएपीएफ अधिकारी 20 से 30 साल हाई रिस्क एरियाज में काम करते हैं, जबकि डेप्यूटेशन पर आए आईपीएस 3 से 7 साल। साफ है कि आईपीएस अधिकारियों की ऑपरेशनल डेप्थ कम होगी। ऐसे में सीएपीएफ के कामों में ट्रेंड व्यक्ति यानी सीएपीएफ अधिकारी लीडरशिप रोल में ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा क्या? कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि सरकार ने आईपीएस लॉबी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। कुछ का कहना है कि अगर सीएपीएफ में आईपीएस अफसरों की नियुक्ति सीमित हो गई तो फोर्स पर से पॉलिटिकल कंट्रोल कम हो जाएगा। तो मामला कंट्रोल का है या सच में एडमिनिस्ट्रेटिव चिंताओं का? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।